सिंह साहब, आपने भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर किसानों का आंदोलन देखा, किस तरह शुरू हुआ, फिर उसमें कौन कौन सी ताकतें आईं, फिर ये मामला कोर्ट गया और फिर ये हुआ कि भारत के गणतंत्र दिवस के ऊपर ये शांति से मन जाए। लेकिन किसानों के साथ कोर्ट ने भी एक स्पेशल परमिशन दी, दिल्ली पुलिस को भी कहा, तमाम सारी बातें हुई। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सब ने अपनी भूमिका निभाई। लेकिन उसके बावजूद भी 26 जनवरी को, जब भारत का सबसे पवित्र पर्व, जिस दिन भारत में संविधान लागू हुआ था, उस संविधान के तहत कोर्ट का ऑर्डर, उस संविधान के तहत पुलिस से वादा, उस संविधान के तहत तमाम नियम कानून के तहत उन्हें परमिशन दी गई कि लोकतंत्र में डिसेंट की, धरने की, प्रदर्शन की एक अपनी महत्वता होती है। लेकिन आपने देखा, पूरे देश ने देखा कि 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर पर, इंडिया गेट के पास, आईटीओ पर जो अराजकता, जो वहशियाना हरकत की, जो लूटपाट की, जो पुलिस को मारा, पुलिस भाग रही थी और जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि कोई आक्रमण हुआ हो, कोई रणनीति, कोई साजिश के तहत देश के गणतंत्र को एक तरीके से चोट पहुंचाने, घायल करने की नीति थी। आप इस पूरी घटना को, आप आहत हैं, आप गुस्सा भी हैं, आपने अपना रोष भी प्रकट किया है, लेकिन इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? नहीं, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वहशियाना, ये बिल्कुल उपयुक्त शब्द है आपका। ये वहशी लोग हैं, शराब के नशे में, ड्रग्स में धुत। आपको मैं कई ऐसे मैं तस्वीरें दिखा दूंगा जहाँ पे कोई इंजेक्शन ले रहा है इनमें, कोई स्मैक पी रहा है, शराब की बोतलों का आपने देखा। तो मैंने खुल्लम खुल्ला वो ट्रॉली खुला में था। खुला वो सारा। जी जी जी। तो ये कई तरह के इसमें तत्व थे पहले से, और ऐसा नहीं था कि इनको मालूम नहीं था। और ये भी, ये अपेक्षा करना कि ये शांतिपूर्ण तरीके से होने वाला था, ये भी गलत है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, जो मैंने आपसे अभी बातचीत कर रहा हूँ आपसे, इस संदर्भ में पहले भी बात हुई है और कई मैंने बार तमाम आशंका ये आप बताई आप थी, व्यक्त करते रहे, आप व्यक्त करते करते रहे रहे। कि, और एक एंग्जाइटी था, क्योंकि एक संस्कार, एक तेवर जो मैं देख रहा था इनके लिए, जो सो कॉल्ड लीडर्स थे, ये तो छटे हुए गुंडों के माफी की बात करते। किसान है, जो आदमी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, उसमें कुछ संस्कार होते साहब। वो टिकैत जिस तरह की भाषा बोल रहा था, और बाकी लोग, हम बकल उतार देंगे जी, हम तोड़ देंगे जी, हम फोड़ देंगे जी, हम ठोक देंगे जी, ये तो शुरू से था। दूसरी बात कि इसमें कोई आश्चर्य की क्या बात है? इसमें बताइए आश्चर्य की क्या बात है? ये पूरा वहां से जब ये काफिला चला है, आप इसकी थोड़ी थोड़ी पृष्ठभूमि पे जाएं। जी जी। पंजाब में पहले इन्होंने रेल रोको किया था। फिर क्या हुआ कि वो कुछ दिन चला, फिर तकलीफ होने लगी इनको, तकलीफ होने लगी क्योंकि सप्लाईज आना बंद हो गए पंजाब में। तब इन्होंने कहा कि नहीं, केवल पैसेंजर ट्रेन को हम रोकेंगे, मालगाड़ी को हम आने देंगे। उसके बाद इन्होंने वो जितने आपके जियो के टावर्स थे, उनको तोड़ा। उनको तोड़ा। जब ये इस तरफ आ रहे थे, इस तरफ दिल्ली की दिल्ली तरफ, पर। उस समय भी आप इनकी भाषा देखते। और थोड़ा दो दो तीन चीजें आप इसको देख लीजिए कि ये कोई पहली बार थोड़ी है साहब। 82 लोग भूल गए। 82 में ये एशियन, जो एशियाड हो रहा था, एशियन गेम्स, उसको ये डिसरप्ट करने आ रहे थे। और मुझे याद है उस समय ये भजन लाल मुख्यमंत्री थे वहां हरियाणा के, के। हरियाणा के, और उन्होंने दबा के इनकी ठुकाई की थी। वो पूरा डिसरप्ट हो गया था वहां पे। लेकिन इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने इतना लंबा इनको रोप दिया, उनको आने दिया। और इसमें आप देखें कि कोई ये कहना कि ये किसान थे और इनका कोई केवल कृषि से ही इनका
लेना देना है। ये तो आप किससे आप किसको झूठ बोल रहे हो साहब? आप किसको ये झूठ बोल रहे हो? तो अगर ऐसा होता तो फिर ये योगेंद्र यादव क्या कर रहा था वहां पे? मेधा पाटकर क्या कर रही थी वहां पे? शाहीन बाग वाले लोग क्या कर रहे थे वहां पे? वो कनाडा का मंत्री क्या कर रहा था यहां पे आके? जो शख्स अभी ये जिसने वो झंडा उतारा उतारा है, तिरंगे को हटाया है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से आया है। ठीक है, ये न्यूयॉर्क में भी आप देखें, उसके भी एक बड़ी रैली हुई है। तो मैं फिर कहता हूं कि ये तो क्लियर था कि माओवादी, जिहादी और ये खालिस्तानी इसमें घुसे हुए थे। और मैं उन लोगों से, मेरा दर्द उनसे नहीं है, वो तो आपने कहा कि ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, वैशी लोग, इन वैशियों को पेट्रोनेज देने वाले बहुत लोग हैं। मैंने खुद के अपने जो कुछ फौजी हमारे मित्र हैं जो रिटायर्ड कम्युनिटी में है, मैं उनको कहता कि देखो भैया, ये बहुत खतरनाक चीज होने वाला है। वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। फिर मैंने उनको बहुत सारे अपने जो अभी हमारा भी फसल कटा है, हम बोले भैया हम भी किसान हैं, हमारी पूरी परिवार ही किसान है। हम नहीं, तो इसलिए बताने की जरूरत नहीं है सर। पूरे देश में सिर्फ इन पंजाब के अलावा बाकी कहीं तो किसान ही नहीं तो है। मैंने उनको कहा कि तुम कौन सा तोप हो? कितनी एकड़ है जमीन तुम्हारे पास? हम भी बार बार कहता हूं कि अच्छे खासे हम लोग भी मेहनत करके हम वहां पे भारत के भंडार में, अनाज भंडार में हम डालते हैं। अब इन्होंने ये अन्नदाता है जी। अरे सर छोड़िए ये अन्नदाता वगैरह, हमारे पुरखों ने कुछ जमीन छोड़ी है मेरे लिए, ठीक है, उस जमीन की हम बहुत इज्जत करते हैं। और उसमें जो पैदाइश होती है, जो पैदा होता है हमारा जो भी फसल, अनाज, वो हम कुछ कंज्यूम करते हैं और जो सरप्लस होता है उसको मार्केट में बेच देते हैं। तो ये इसमें अन्नदाता का कहां से सवाल आ गया सर? सर अब तो अन्नदाता पीछे छूट गया। हाँ? अन्नदाता के नाम पे जो ब्लैकमेलिंग हुई वो नहीं है इशू। इशू ये है कि पूरा देश इस घटना से स्तब्ध है। विदेशों से, देश के जगह जगह कोनों से लोग इस बात को पूछ रहे हैं कि सरजिल इमाम की रिहाई और खालिद उमर की रिहाई, बरबरा राव की रिहाई, तो ये तो सबको पता था कि इसमें कौन लोग शामिल हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि साहब इनको इजाज़त दीजिए, फिर पुलिस से कहा कि आप तय कीजिए। लेकिन सरकार को लेकर के लोगों के मन में बड़ी शंका है कि जब सब कुछ पता था, आपकी खुफिया एजेंसी को भी पता था और सारी चीज़ें टेलीविज़न पे भी आ रही थी, तो भारत के गणतंत्र को इस तरह रौंदने की इजाज़त क्यों दी गई? तो ये जो गुस्सा है वो आप जैसे लोगों से ये सुनना चाहते हैं कि क्या सरकार ने इसमें कोई कोताही करी, या सरकार ने शायद पूरी दुनिया के सामने इन्हें एक्सपोज करने की कोशिश की, या दुनिया के पुराने लोकतंत्र या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नाते अपनी लोकतंत्र मर्यादाओं का पालन करा सरकार ने और इन्होंने उसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, धोखा दिया, कंफ्यूज किया? तो क्या आज लगता है, आज मेरा ख्याल है 2 दिन हो गए इस घटना को, तो आपको लगता है कि सरकार का कदम ठीक था कि सरकार ने इनको दुनिया के सामने एक्सपोज होने दिया? क्योंकि सरकार लगातार इनसे हर तरह से वार्ता कर रही थी, 10 वार्ता हो चुकी, लेकिन इनका शायद किसानों के मामलात में कोई एजेंडा नहीं था। इनको यही करना था जो 26 जनवरी को किया। आपका क्या कहना है सर? नहीं, वो तो बहुत क्लियर था कि ये प्रोवोक करना चाह रहे थे कि किसी तरीके से कुछ गोली चल जाए, सरकार कुछ को प्रोवोक करें। हाँ, सरकार को प्रोवोक करें, गोली चल जाए, उसके बाद ये हाय हाय करते और फिर उसको बहाना लेकर ये और भी तोड़फोड़ करते। हो सकता है कि पूरे दिल्ली में हिंसा इनकी फैलाने की योजना हो। नहीं तो एक बात बताइए कि वो कहता है कि 26 जनवरी क्या तुम्हारे बाप का है, दिल्ली तुम्हारे बाप का है, तो कल सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलोगे कि ये जज बाप का है, ये मेरा बाप थोड़ी है, इसको सजा देने का क्या हक है? तो ये आर्गुमेंट तो कहीं नहीं, हाँ, उसका तो बेस नहीं है, बिल्कुल बेस नहीं। और ये, लेकिन हाँ, एक ईमानदारी से मैं एक बात जरूर कहूँगा
कि जिस समय ये घटना हो रही थी मुझ में बहुत गुस्सा था, आज भी गुस्सा है। मैंने टेलीविज़न पे भी इसको जाहिर किया। एक हिंदुस्तानी हूँ, 26 जनवरी एक पवित्र पर्व है। हमारा पूरा परिवार 26 जनवरी के परेड को देख रहा था और जो झांकियाँ निकली और जो कॉन्टिजेंट्स निकले, हम सबको बड़ी बारीकी से देख रहे थे। एक राष्ट्रीय पर्व है और जब वो एयरफोर्स का जब फ्लाई पास्ट हुआ, वो तो मतलब वो तो हमेशा मंत्रमुग्ध कर देता है सबको। वो जब उसने वर्टिकल चार्ली किया है, और एक ऐसा लगा कि जैसे मान लो कि जैसे ऊपर वाले से खुद हिंदुस्तान के लिए वो आशीर्वाद मांगने गया हो। जब उस रफाल ने वर्टिकल चार्ली किया और एकदम ऐसे डिसअपियर हो गया, तो ऐसा लगा कि ऊपर वाले के पास गया है हिंदुस्तान के लिए आशीर्वाद मांगने। उसके बाद वो राष्ट्रगान, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे, थोड़ा एनसीसी में जाके देख लें आप, जब ये परेड होता है 4 बजे सुबह से बच्चे, ये अच्छे अच्छे माँ बाप के ये बच्चे हैं। 4 बजे सुबह उठ के उनको, ये वो बच्चे हैं जिनको सिखाया गया है कि अपने राष्ट्र में किस तरीके से उसकी गरिमा कैसे बढ़ानी है, उस पर गर्व कैसे करना है। और एक ये लोग जिनके और सुनिए सर, अच्छा लगे बुरा लगे, कहीं इनके लालन पालन में इनकी कमी है। जिन मूल्यों पर इनको बड़ा किया हुआ है, वरना कोई भी आदमी अगर वो पवित्र पैदाइश है और उसका लालन पालन संस्कारों के अनुसार हुआ है, वो 26 जनवरी का दिन नहीं चुनेगा आंदोलन के लिए। वो 26 जनवरी का दिन नहीं चुनेगा। 26 जनवरी का दिन भी चुना, लेकिन आपने जो 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 भारत की प्राचीर, जहाँ से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को बोलते हैं, जहाँ से पूरी दुनिया, आपने उस बिल्डिंग के ऊपर जाकर के जो भारत का राष्ट्रीय तिरंगा है उसको लिटरली फेंका निकाल के, और आपने खालिस्तान का झंडा लगाया उस पर। तो आप एक चीज़ बहुत कहते रहे हैं सिंह साहब, कि भारत के अंदर एक थर्ड फ्रंट है। There's two front is very open, whether it's east और west, लेकिन एक जो थर्ड फ्रंट है, क्या ये थर्ड फ्रंट भारत के लिए फर्स्ट और सेकंड फ्रंट से ज्यादा खतरनाक है? नहीं, मैं तो हमेशा जो रिपब्लिक डे की बात आप कर रहे हैं, आने वाले कई सालों के लिए ये तस्वीरें जाएंगी नहीं साहब, ये रहेंगी ये तस्वीरें। और आप इसको जक्सटापोज करके देख लीजिए, भविष्य में ये जब भी ये दो दृश्य होंगे, एक इंडियन स्टेट का रिपब्लिक डे और दूसरा इंडिया के दुश्मनों का उनका जो वैंडलिज्म रहा है, एक लाल किले वाला और एक राजपथ वाला। ये जक्सटापोज हमेशा ये करते रहना चाहिए साहब, कि ताकि आने वाली पीढ़ियां इन देश के दुश्मनों को ये रखे। और दूसरी बात, कोई ये ना कहे कि ये थोड़े लोग हैं। आई एम फेड अप ऑफ दिस आर्गुमेंट। हैंडफुल ऑफ पीपल। शर्जिल इमाम की रिहाई की बात हो रही है, बैठ के वहां पे तुम ताली बजा रहे हो और कहते थोड़े लोग हैं, ठोक देंगे, मार देंगे जी। आप कर रहे हो, ताली बजा रहे हो, बकल उतार दे देंगे और कहते थोड़े लोग हैं। पूरे पंजाब में टावर्स को टारगेट किया गया, थोड़े लोग हैं। नहीं तो जो थोड़े लोग हैं, तो जो बाकी लोग बहुत अच्छे हैं, वो कहां सो जाते हैं? अरे वो बाकी दे आर सपोर्टिंग। वो बाकी लोग जो हैं, दे आर साइलेंट सपोर्टर। उनकी तो बोलती बंद हो गई है अभी। और मुझे मालूम है कि वो ये भी एक फोर्स्ड रिट्रीट है उनका।
अभी देखना वो कुछ मेढक के बाद जैसे ही हालात ठीक हो हाँ, गए फिर वो निकल। फिर आ जाएंगे। तो ये थोड़े लोग ये कहना बंद कर दे लोग। मैं हमेशा कह रहा हूं ये एक समस्या है साहब। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी अपरेटस ने 1 दशक से ज्यादा खालिस्तानी इंसर्जेंसी फाइट किया है। हम भी वहां डिप्लॉयड थे, तो हमको कोई नहीं बताए कि कितने थोड़े लोग हैं और किसका क्या साइकोलॉजी है वो नहीं बता। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि ये जक्स्टापोजिशन जो है ये हमेशा, अगर मैं तो हमेशा जब तक जिंदा हूं लोगों को रिमाइंड करता रहूंगा कि ये है एक मूल्यों वाला भारत और ये है लुटेरों का भारत, लुटेरों का भारत। जिन्होंने ये लूटा। तस्वीरें दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। और इस पूरी संस्कृति का पैदा करने वाला और या एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट राइटर है अरविंद केजरीवाल। लोग क्यों भूल जाते हैं साहब, 2014 यही रिपब्लिक डे का समय था। रेल भवन के सामने सो रहे रेल थे। भवन के सामने ये आदमी गंदी सी अपनी सुबह उठ के वो उठा ऐसे मफलर लपेटा हुआ और वहां से निकला और वहां से कह रहा है कि ये कोई मतलब नहीं है 26 जनवरी परेड का, शिंदे कहां बैठेगा, मैं तय करूंगा, 5 लाख लोगों को बुलाया है, ये सब बकवास है रिपब्लिक डे परेड। ये पूरी उस समय से रिहर्सल हो रही है और ये सब की जो क्या कहे वो जो ऑर्केस्ट्रेशन जो है ये पूरा, ये इसकी सरगना है ये विदेशी महिला। इसकी सरगना है ये विदेशी महिला। और किसी को इस बात का शक नहीं रहे कि ये जो आम आदमी पार्टी जो है या अरविंद केजरीवाल है वो सोनिया गांधी का बी टीम है। वो क्या सोनिया गांधी ने सरदार जी को चिट्ठी नहीं लिखा था कि इसका पोस्टिंग मत करो? कैसे जानती थी इसको? क्या सोनिया गांधी और ये इसका जो वो औरतों की तरह बोलता है क्या, यादव, हाँ, योगेंद्र यादव, उनके बीच में कोई ताल्लुकात कभी नहीं रही है? ये क्या बात कर रहे हैं साहब? और आपको एक बात बता दूं, मैं जिस इलाके से आया हूं उस इलाके में बहुत सारे माओवादी हैं, माओइस्ट इफेक्टेड एरियाज है हमारे यहाँ। इस बार मैंने देखा कि ये जितने माओवादी हैं थे, कोई 20 मर्डर किया हुआ, कोई 25 मर्डर किया हुआ, जिनकी पूरी हिंसा की पृष्ठभूमि रही हो, दहशतगर्दी की पृष्ठभूमि, वो सब के सब इस बार कांग्रेस में स्विच ओवर कर गए। प्रियंका गांधी का आप टीम देख लो साहब, जो यूपी में उसने बनाया, छटे हुए माओवादी। ये उसमें है एक आदमी तो वो है जो सहारनपुर का, जो कह रहा था छटे हुए माओवादी मोदी के टुकड़े कर दूंगा मैं। छत्तीसगढ़ में इन्हीं लोगों ने महेंद्र कर्मा और वीसी शुक्ला का कत्ल करवाया। और जिस पर सबसे बड़ी शक की सुई गई थी, वो आदमी आज वहां का इंडस्ट्री मिनिस्टर है। और इसका आदमी राज बब्बर जाकर छत्तीसगढ़ के चुनाव में ये जाके बोलता है कि ये जितने ये माओवादी हैं यहां पर, ये क्रांतिकारी हैं। इसका मतलब कि तुम क्रांतिकारी हो, अच्छा किया तुमने रास्ते से निकाल दिया महेंद्र कर्मा और वीसी शुक्ला को। ये तो शाबाशी देने के बाद सीधा सीधा मतलब यही है। वो जो मुख्य जिस पे सबसे ज्यादा शक था, वो आदमी, वो कहते हैं ना लिख लोढ़ा पढ़ पत्थल जिसको कहते हैं, वो आदमी आज उसको इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया हुआ है वहां का। विनायक सेन, इस विदेशी महिला ने सरदार जी के जरिए यूरोपियन कमीशन के मेंबर्स को वहां बुलाया था उसका ट्रायल वॉच करने के लिए। तो आज देखिए खालिस्तानी में भी ये विदेशी ताकतें, माओवादी में भी विदेशी ताकतें,
और ये सारे के सारे तो तत्व वहाँ भी थे 2014 में अरविंद केजरीवाल के साथ, और आज भी हैं। और आप अगर पढ़ते नहीं हैं और सोचते नहीं हैं तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। मैं एक एनालिस्ट हूं, देश के बारे में चिंता करता हूं, मैं लोगों को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि हम तो दोनों फ्रंट पे, जिसको आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान फ्रंट इज़ ए जिहादी फ्रंट। अभी भी -40 -45 पे वहाँ हमारे लोग, हमारे जवान उससे जूझ रहे हैं, जिहादिज्म से। पाकिस्तान नॉट द टेरिटरी, पाकिस्तान द आइडियोलॉजी जिहादिज्म, थॉट। उसके साथ लड़ रहे हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पे कम्युनिज्म से लड़ रहे हैं, नॉट तिब्बत द टेरिटरी, कम्युनिज्म से। कम्युनिज्म से। ठीक है। और जिस आपने इतनी अच्छी बात कही है थर्ड फ्रंट की, ये थर्ड फ्रंट वही जो जिहादीज, कम्युनिस्ट और उनको माओइस्ट बोल दे, ये सब ये थर्ड फ्रंट में आपने, और ये इसमें भी खालिस्तानी घुस गए। ठीक है। और ये बता दूं आपको कि ये खालिस्तानी और लेफ्टिस्ट का गठजोड़ जो है, आप वो किताब पढ़ लें, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये 1950 में भी हुआ था। दुर्गादास की किताब। 1950 में भी ऐसे ही दिल्ली की तरफ आ रहे थे, सरदार पटेल ने लंगर वंगर इनका उठा के इनको फेंकवा दिया था लेके। मास्टर तारा सिंह थे, मास्टर तारा सिंह थे। जी जी जी। तब उसने, जब सरदार पटेल ने उस समय क्या कार्रवाई की थी, वो किताब में लोग पढ़ ले। ये क्या कहते हैं साहब? तो ये थर्ड फ्रंट की जो आपने बात की सर, ये थर्ड फ्रंट, हमारे जवान तो वहां लड़ रहे हैं, दो फ्रंट पे तैनात है। दो फ्रंट के लिए तो राफेल चलेगा, राफेल चलेगा, लेकिन थर्ड फ्रंट के लिए राफेल नहीं चलेगा सर। थर्ड फ्रंट को मैनेज करने के लिए एमओयू साइन करना पड़ता है चाइना से। जी जी जी। थर्ड फ्रंट के लिए चुपके चुपके दोकलम क्राइसिस में घुसना पड़ता है। तो जो 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 एक चीज जोड़ना चाहता हूं। एक थर्ड फ्रंट ये देखा जिहादियों का, ओखला का, अलीगढ़ का, एएमयू का, जेएनयू का, पूरे शाहीन बाग थॉट का, ये पूरा एक गठजोड़। लेकिन आप देखें कि थर्ड फ्रंट जो है, जिसके बारे में आप भी कहते रहे हैं कि ये गंभीर है, ये एकेडमिक्स में बैठा हुआ है, ये मीडिया में बैठा हुआ है, ये आर्ट एंड कल्चर में बैठा हुआ है, ये स्कूलों में बैठा हुआ है, ये फिल्मों में बैठा हुआ है, ये एंटरटेनमेंट में बैठा हुआ है। आप इस पूरे चीज पे प्रतिक्रिया देखें। वो जावेद अख्तर टाइप का फ्रॉड, वो नसरुद्दीन शाह जैसा जिहादी, वो शबाना, और ये तमाम सारे लोगों का इसके ऊपर एक अलग प्रतिक्रिया है, लोगों की भावना थी और इस तरीके। तो ये जो थर्ड फ्रंट आपकी व्यवस्था के अंदर बैठा हुआ है, सिस्टम में बैठा हुआ है, जिन लोगों ने झंडा उतारा वो तो दिख रहे हैं, लेकिन इस झंडा उतारने के पीछे जब कहते हैं ना आपके वो कुछ लोग हैं, तो कुछ लोगों के साथ जो बाकी लोग हैं वो तो साइलेंट सपोर्टर हैं। हाउ टू हैंडल देम? सरकार बार बार किस तरह से इनको, क्या ये चाइना में करते टर्नमेंट स्क्वाड की तरह उड़ा दिया जाता, कोई पूछने वाला था? लेकिन भारत में, लेकिन थर्ड फ्रंट की लड़ाई तो मैं समझता हूं पाकिस्तान और चाइना से ज्यादा गंभीर लड़ाई है। सिंह साहब, आप इस थर्ड फ्रंट को हैंडल कैसे करने जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट ये है। ये घटना घट गई, फिर कुछ दिन की बात कर, 90 दिन तक शाहीन बाग पर रास्ता रोक दिया, फिर कुछ बात हो गई, फिर दिल्ली में दंगा कर दिया, फिर कुछ बात लोग भूल गए, फिर बंगलौर में 400 गाड़ियां जला दी, फिर लोग बात भूल गए। तो ये जो स्टेट वर्सेस नेशन का झगड़ा है, स्टेट अपना काम कर रही है, बट व्हाट अबाउट द रोल ऑफ द नेशन, व्हाट अबाउट द रोल ऑफ द सोसाइटी? तो वही तो मैं कह रहा हूं कि स्टेट वर्सेस नेशन का जो आप बात कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से द स्टेट इज द नेशन इज लूजिंग, नेशन इज लूजिंग एंड द स्टेट इज आल्सो लूजिंग, स्टेट इज आल्सो लूजिंग, द नेशन इज लूजिंग, the state is losing because the nation is losing. that's right. और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि वी आर लूजिंग द वॉर ऑन थर्ड फ्रंट। और क्या है, आपको आपके रिजॉल्व को वीक कर दिया जाता है, आपको इंटेलेक्चुअल डोजेज, इस तरह के इंटेलेक्चुअल डोजेज दिए जाते हैं आपको,
नैरेटिव गलत बनाया जा सारे 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 धर्म बराबर हैं, मजहब और धर्म का फर्क मिटा दिया रहा है। जाए। मजहब ने ही सिखाता हाँ आपस में हाँ बैर रखना, सबसे हाँ बड़ा हाँ फ्रॉड पूरी हाँ, दुनिया में मजहब के नाम पे लड़ाई है। सबसे बड़ा फ्रॉड। आप एक यूनिटी इन एक डाइवर्सिटी। चंदन लेके और अपना कोई वो अपना टीक रख के कोई आ जाए, वो देखो वो कितना कम्युनल है। वो दाढ़ी वाला आ जाए, कोई दाढ़ी रख ले, ये देखो इसका मजहब है, इसको मत छेड़ो, वो कम्युनल है। ये कोई कोई आप कम्युनिस्ट का ले लो। कम्युनिस्ट का अगर कोई मुसलमान कम्युनिस्ट है तो वो सीपीएम के ऑफिस में नमाज पढ़ सकता नमाज है, पढ़ सकता है। लेकिन हाँ, हिंदू कम्युनिस्ट है तो लेकिन वो जब तक हिंदू गाली नहीं देगा हिंदू को, तब तक वो कम्युनिस्ट यानी उसका कम्युनिज्म जो है वो कम्युनलिज्म के ऊपर कोट है। अरे साहब, ये एक मुझे याद है, ये जब ये अश्लील पेंटिंग बनाया था ये FM हुसैन, उसमें उसके डिफेंस में कौन कौन, एक एडमिरल साहब हैं, उनकी बीवी पेंटिंग करती है। उनकी पेंट कहाँ पेंट हाँ, करती है वो पेंटिंग वो उनके डिफेंस में आ गई। वो मैडम से मेरा ये है, वो मैडम से मेरा अनुरोध है, पता नहीं अभी जीवित हैं, भगवान करे अगर जीवित हैं तो और लंबी उम्र दे, लेकिन वो थोड़ा वो मोहम्मद साहब का कोई एक पोर्ट्रेट बना के वहां देख पे ले। भी तो क्या कहते हैं आर्ट नहीं, आयशा की बनाओ ना। हाँ। आयशा की बना के दिखाओ, खतीजा की बना के दिखाओ तो ना। उनसे तो किसको तुम कर रहे हो यार। तो देखिए साहब, नेशन बिल्डिंग जब हमारा प्रोसेस स्क्यूड होगा तो हमारा स्टेट हुड भी कमजोर हो जाएगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आखिर कौन लड़ेगा जब विदेशी महिला यहां आके इतना बड़ा। मैं फिर बार बार कहता हूं कि विदेशी महिलाएं हमारे यहां पहले भी आई हैं, लेकिन वो लोग तो माताएं थी हमारी। एनी बेसेंट सिस्टर निवेदिता, वो मैडम खनोलकर, जिन्होंने वो पूरा, वो देखो क्या संस्कार लेके आई थी, और ये महिला क्या संस्कार लेके आई है। निवेदिता ने जाके चुपके कोई MOU साइन किया था जाके। करेक्ट। और एनी बेसेंट अपने बेटे को बनाना चाहती थी। बताइए। तो नेशनहुड तो आपका पहले से ही कमजोर है। तीसरी चीज, नेशनहुड, ये सबसे ज्यादा अगर नेशनहुड के रास्ते में या जो विशिएट किया है ये इंडियन नेशनहुड को है, वो है अंग्रेजी भाषा। मैंने भी कई किताबें इस भाषा में लिखी हैं, वो मेरे रोजी रोटी का सवाल था, लेकिन मैं अपनी बातें हिंदी में रखने की कोशिश करता हूं। आपने उसको इतना विशिएट कर दिया, इससे एक यू हैव सेंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये विदेशी महिला जो है, इसको 2 लाइन भी ये सही अंग्रेजी न लिख सकती है न बोल सकती है, लेकिन क्योंकि वो गोरी महिला है तो लोग सोचते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान की पूरी पार्टी उसके सामने नतमस्तक है। जाहिल औरत है, पढ़ी लिखी भी और नहीं ये है। सरदार जी दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स। ये सरदार जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया में? हाउ वॉज ही ए सिंबल ऑफ इंडियन नेशनहुड? क्या इसका वर्ल्ड बैंक का बैकग्राउंड सिंबल ऑफ इंडियन नेशनहुड था? इंडो US न्यूक्लियर डील वो सिंबल ऑफ इंडियन नेशनहुड? किस चीज का ये था? और इसको चुना क्यों गया? इस बात को समझिए, इस बात को सुनिए। इस सरदार जी ये इतना बड़ा, जब ये फार्मर आंदोलन हो रहा है, ये कांग्रेस के उसमें तो वो चला जाता है ऐसे ऐसे करके। जी। लेकिन अभी इसने एक बार भी कोई वक्तव्य दिया है नहीं दिया। तो हम क्यों न मान के चले कि सरदार जी भी खालिस्तानी है अंदर से? एक बार भी इसने स्टेटमेंट दिया है? मैंने तो नहीं पढ़ा है इसको। और अगर ये सरदार जी, अभी देखिए, मैं ये कोई सरदार जी को अगर प्रधानमंत्री बना तो कहीं हिंदुओं का भी गुडविल होगा, समझे कि नहीं? बिना हिंदू के गुडविल के ये नहीं टिक सकता था 10 साल। बिल्कुल। क्योंकि वहां पर तो उसने वो बेचा ना, उसने ये थॉट कंटेस्ट नहीं किया कि हम सनातन से ही हम निकले हुए हैं। लेकिन इस पूरे, ये जो आदमी 10 साल
आप इसको, इस देश ने इसको कितना पैसा दिया इस आदमी को, ये हर सरकार के साथ जुड़ा हुआ था। और ये लेसिस फेयर का जो ये बहुत बड़ा चैंपियन बनता है, ये एक जमाने में ये लाइसेंसी राज का भी वो था, अनुयायी था ये। तो ये आदमी, आपने एक सुना इसके तरफ से कोई वक्तव्य सुना? और ये हमारे कुछ फौजी भाई लोग, सिख जो कि रिटायर्ड सिख हैं, जनरल्स, इस सरदार जी ने इनकी एक नहीं सुनी, इनको ओआरओपी नहीं दिया, लेकिन मोदी ने इनको ओआरओपी दिया, आज उसी को गाली दे रहे हैं। तो आप थर्ड फ्रंट का वो देख रहे हैं, आप पूरी इन्हीं तत्वों ने पूरी ओआरओपी एजिटेशन को हाईजैक करने की कोशिश की। ये सरदार जी गया था बिहार में, अभी जब ये किसान आंदोलन हो रहा था, इसने कहा कि मैं जंतर मंतर पर जा रहा हूं। आपको मालूम है ये बात? थैंक गॉड जो बाकी जो रिटायर्ड कम्युनिटी है उन्होंने इस आदमी को पहचान लिया है। लेकिन ये आदमी, आप सोचो, उस आदमी को जानते कितनी पेंशन मिल रही है? मैं भी फौजी हूं। जिस सरदार जी की मैं बात कर रहा हूं, उसको इतनी पेंशन मिल रही है कि उसके बच्चों की उतनी तनख्वाहें नहीं है टोटल टुगेदर। तो आप थर्ड फ्रंट की बात करते हो? अरे मैं तो बहुत दिन से महसूस कर रहा हूं साहब। एक बात बताइए, आंदोलन तो होते हैं, हर आदमी तनख्वाह ज्यादा चाहता है, हर आदमी पेंशन ज्यादा चाहता है, हर आदमी क्या, आपको गुस्सा करने का तब हक है कि देश के पास पैसा नहीं है और पैसा है और वो आपको दे नहीं रहा है। ठीक है ना? मान लीजिए अगर 26 लाख करोड़ 27 लाख करोड़ का, तो आप देख लीजिए कि उसकी बांट क्या, एग्रीकल्चर पर कितना है, हेल्थ पे कितना है, डिफेंस पे कितना है, कैपिटल एक्विजिशन पे कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के। अरे तभी तो तुमको जनरल बनाया गया है कि ये सोच के कि तुम में इतना तुम में इतना विद्वता होगी या क्षमता होगी या समझ होगी। ये सरदार जी, ये सरदार क्या क्या नारे लगा रहा था, मंगोलिया को $1 बिलियन दे रहे। सरदार जी जियो पॉलिटिक्स पढ़ा होता तो समझ में आ जाती। वो तो गोड़ा भाग पड़ा है उसमें ना। तो आप अगर देश के पास पैसा है और आप डिमांड करें, उसमें कोई है नहीं, हर कोई चाहता है, लेकिन आप गाली देना शुरू कर दें कि भंडार पे जैसे बैठे हुए और कोई दे नहीं रही है आपको। और या नहीं तो गाली देने का तब हक है कि एक व्यक्ति करप्ट है, मतलब मान कोई सरकार करप्ट है और वो अपना पेट भर रही है और आपको आपका हक नहीं दे रही है, तो वो चीज तो ये सरदार जी की कैबिनेट पे अप्लाई करता है। सरदार जी के कैबिनेट अब स्कैंडल पे, और क्या ये ऑगस्टा वेस्टलैंड, ये 2G स्कैम, ये कोल स्कैम, सरदार जी को तो हमने एक हिंदू होने के नाते इनको तो इतना बड़ा लैटिट्यूड दिया हमने, सारे स्कैम इनके नीचे हुए, तो उसके नीचे आपको ये जंतर मंतर पे बैठने का आपको हक, वो ज्यादा वाजिब होता कि भाई ये पैसा तो उड़ा रहे हो, इतने पैसे का गमन कर दिया, हमको क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन आप वही ये है कि एक बाप है, वो घर चलाता है, वो पैसे कमा के लाता है, सभी बेटों को चाहिए कुछ कुछ पैसा, सभी बच्चों को चाहिए, तो आप नीड के अनुसार आप उसे, हो सकता है कि वो उसकी समझ गलत हो, या हो सकता है उसका एक बेटा कहे कि आप उसको फेवर कर रहे हो, उसको ज्यादा दे रहे, ये कम दे रहे। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी जिसको सरकार ने तमाम सुविधाएं दी हैं, जिसको A ग्रेड का एक नागरिक बनाया हो, वो आदमी जाकर, आप जब झंडे के नीचे प्रधानमंत्री जब ये प्रॉमिस कर देता है झंडे की कसम खाके, और तब ये सरदार जंतर मंतर पे जाता है, और फिर आप कह रहे हो, आप फिर कह रहे हो कि ये हम ये जो अभी खालिस्तानी का जो ये परेड होने वाला था ये फार्मर का। और साहब एक सुनिए बात, एकदम सीधी बात होनी चाहिए,
मैंने कहा हम भी जवान हैं। हर एक बात बता दूं, मैं भी इन्फेंट्री में नौकरी कर चुका हूं। 90% जो जवान आते हैं ना, वो एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं। रूरल एरिया से ही लोग भर्ती होते हैं, ठीक है ना। वो सब खेती करने वाले लोग होते हैं। तो तुमने क्या, तुमने फौज का और एग्रीकल्चर का खालिस्ताइजेशन किया, का ठेका ले लिया है तुमने। ये सरदार जी गया था बिहार में, ये जंतर मंतर वाले की मैं नाम ले रहा हूं। ये जब वहां पर मैंने देखा, वो पूरा उसका वीडियो था। एक सर्विसमैन ये कुछ राजनीति बात करने लगा, दो एक सर्विसमैन आ गए, बोला सरदार जी बैठो, नहीं तो टुक जाओगे यहां पे। सिंह साहब, आपकी आज की बातचीत से आपका गुस्सा, पूरे देश का गुस्सा, आपने जो बात रखी वो अपनी जगह है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ पिछले आज सो कॉल्ड आज़ादी के बाद से स्टेट वाज वर्किंग अगेंस्ट द नेशन, और पहली बार कोई एक ऐसा डिस्पेंसेशन आया है जो स्टेट होते हुए राष्ट्र को मजबूत करने में लगा हुआ है। इन लोगों का नरेंद्र मोदी की सरकार से, किसी पॉलिसी से उतना विरोध नहीं है। जो मुझे लगता है कि ये तमाम सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि नरेंद्र मोदी के आने से राष्ट्र की परंपराएं, उसके सरोकार, उसकी मान्यताएं, उसकी संस्कृति, उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। ये लोग चाहते हैं कि स्टेट मजबूत रहे, राष्ट्र कमजोर रहे। पहली बात, राष्ट्र मजबूत हो रहा है और स्टेट उसको मजबूत कर रही है। तो ये झगड़ा न किसान का है, न फसल का है, न शाहीन बाग का है, न सीएए का है, न हिंदू मुस्लिम का है। वो ताकतें जो राष्ट्र के खिलाफ रही हैं वो अपना रूप दिखा रही हैं। ऐसे में मैं ये मानता हूं कि स्टेट से ज्यादा इस राष्ट्र के समाज को बाहर निकल के आना है। उन्हें करोड़ों शाहीन बाग बनाने हैं। अगर 500, 700, 800 लोगों का मुकाबला करना है तो 50 करोड़ लोग हिंदुस्तान का, जो राष्ट्र से प्रेम करता है, जो राष्ट्र निर्माण में लगा है, वो भी मोदी के सामने आए और कहे कि संविधान में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लागू हो तभी हम हटेंगे, ये जनसंख्या नियंत्रण लागू हो तभी हम हटेंगे। तो ये लड़ाई जो थर्ड फ्रंट की है, ये राफेल नहीं लड़ेगा, ये फौज नहीं लड़ेगी, ये लड़ाई भारतीय समाज को लड़नी है। मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पे हमारी बातचीत जो आपने कही है उस पे हम समझते हैं कि आपने अपनी बात रखी है, और थोड़ी देर के बाद फिर आपसे एक दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।